नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जानने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अगर इस वीडियो का आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि वहाँ उस देश की संविधान के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। भारत के मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, कहाँ से लेकर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा का क्या होता है कि मैग्ना कार्टा अधिकारों का, व्यक्ति के अधिकारों को प्रदान करने वाला एक प्रपत्र होता है, जो कि इंग्लैंड के महारानी के द्वारा प्रदान किया गया था, और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। मतलब कि आप लोगों को नागरिकों का पहला लिखित डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो है मैग्ना कार्टा। ठीक है, और इसको भारत के संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिएगा कि प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे, पहले जो मौलिक अधिकार थे वो कितने अधिकार थे, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया और 1978 में, कब किया 44वां संविधान संशोधन, 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, और उसमें से क्या कर दिया है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार किसमें था, आर्टिकल्स 31 में था, उसको हटा दिया गया है। उसको हटाकर क्या कर दिया गया है, उसको संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया है। तो इसका एक मुख्य कारण क्या है कि देखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश का अगर विकास करना है तो वहाँ पर संपत्ति की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अगर कोई डेवलपमेंट करना है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम क्या, वहाँ के नागरिकों से संपत्ति ले सकते हैं, उनको उचित मुआवजे प्रदान करके। लेकिन यदि हम इसको मौलिक अधिकार बनाए रखते, अगर इसको मौलिक अधिकार बनाए रहते तो, और उस व्यक्ति को उस ज़मीन का मुआवजा देने के बाद भी वो हमें नहीं देता, सरकार को नहीं देता, तो वहाँ उसका विकास, देश का विकास हो जाता और वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए संविधान में क्या किया गया है, इसका संशोधन करके इस अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ठीक है, टोटल क्या, कितने अधिकार बचे हैं, टोटल 6 अधिकार, मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, लेकिन अब 6 बल्कि अब टोटल 6 अधिकार कौन कौन से, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, टोटल 6 अधिकारों की बात करते हैं तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन किया गया है 23 से लेकर 24 में। और फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर 28। पांचवा अधिकार, मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको 29 और 30 आर्टिकल्स में इसका वर्णन किया गया है। लास्ट है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको 32 में रखा गया है। लेकिन 31 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक देखो, ये आप लोगों को ये मौलिक अधिकार दिए, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देख सकते हो। पहला कौन सा दिया है आप लोगों को, देखिए समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 क्या है मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। इनको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं कि कैसे याद करना है 6 को, ठीक है। तो इसको ट्रिक्स मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। क्या है ट्रिक, क्या है, समस्त जो शोध होते हैं वो संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। तो समस्त यहाँ पर सम का मतलब क्या है, सम का मतलब समानता, स्त का मतलब है स्वतंत्रता। तो यहाँ पर समस्त में 2 बन गए, समानता, स्वतंत्रता। तीसरा है शोध, शोध का मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है, शोध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 5वां संस्कृति मतलब संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा 6वां क्या, उपचार से क्या बनता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग इसको याद करते हैं, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होती हैं। ये आप लोगों को मैंने मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे एक एक मौलिक अधिकार को डिटेल्स में हम जानने की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा था, समस्त मतलब समानता का अधिकार, ठीक है। ये समानता का अधिकार जो हमारा आर्टिकल्स जो वो है मौलिक अधिकार है, एक कहाँ से कहाँ तक, ये 14 से लेकर 18 तक समानता का, 14 कितने, 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 आर्टिकल्स में समानता के अधिकार के। अब इसमें अलग अलग प्रकार की समानताओं के बारे में वर्णन किया है, इसके बारे में हम डिटेल्स में वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल्स 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता की संकल्पना कहाँ से ली गई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया है, जो कि एक नकारात्मक धारणा है। अब विधि के समानता का अर्थात क्या है, इसका अधिकार ये है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। मतलब कि कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति बड़े घर में पैदा होता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी अमीर व्यक्ति के घर को हम कुछ अधिकार एक्स्ट्रा दे दें। जिसने यहाँ पर क्या दिया है कि चाहे वो जन्म के आधार पर, चाहे गरीब परिवार में हो चाहे अमीर परिवार में, उसको समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा क्या, और सभी वर्गों को समान रूप से न्यायालयों में क्या मिलेगा, समान न्याय मिलेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उच्च नीच अधिकारी हो और गैर अधिकारी, मतलब कि जैसे कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, कोई प्राइवेट अधिकारी है, तो ऐसा नहीं है किया जाएगा कि उनके साथ कानून अलग अलग कानून होगा, सबके लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। तो आर्टिकल्स क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून है, ये आर्टिकल 14 आप लोगों का कहता है, ठीक है। यहाँ तक के लिए समझ में आना चाहिए। आर्टिकल 14 का ही भाग दूसरा है, इसमें विधि के समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि सभी व्यक्तियों को विधि मतलब कि कानून के द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये किसके द्वारा लिया गया है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ किससे लिया है, अमेरिका से लिया गया है, जो कि एक सकारात्मक धारणा है। इसमें क्या दिया गया है, समान लोगों के लिए विधि समान होगी, अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है कि कोई व्यक्ति पैसे वाला है, तो वो कोर्ट में अगर उसने कोई गुनाह किया है तो कोर्ट में क्या कर सकता है, अच्छा वकील रख सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं रख सकता है। तो गरीब व्यक्ति के लिए क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा एक ऐसा किया जाएगा कि गरीब व्यक्ति के लिए सरकार के द्वारा सरकारी वकील फ्री में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आप लोगों को कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, दोनों के लिए क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा समान व्यवहार किया जाएगा। ये आप लोगों का आर्टिकल 14 कहता है। अब आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, भेदभाव नहीं, भेदभाव को रोका गया है। भेदभाव को रोका गया है कि मतलब क्या है, आर्टिकल 15 में क्या किया गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसमें यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो लिंग मतलब क्या है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, उसके साथ समान क्या किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया आर्टिकल्स। लेकिन आर्टिकल्स ये तो कह दिया है, लेकिन आर्टिकल्स
15(3) और 15(4) में थोड़ा एक्सेप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? 15(3) और 15(4) में थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या दिया गया है? एक्सेप्शन क्या दिया गया है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। मतलब कि क्या है कि जैसे कि कुछ कमज़ोर वर्ग जैसे कि स्त्रियाँ और छोटे बच्चों के लिए उनके लिए क्या विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कह सकता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को उन्नति के लिए ST/SC के लिए कोई विशेष उपबंध के लिए निर्वाचित नहीं करेगी। मतलब क्या है कि इस अनुच्छेद के द्वारा समान तो दिया गया है, लेकिन कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों और ST/ST के लिए अगर कोई सरकार कुछ कानून बनाती है तो बना सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 15(4) में कहता है। अब आर्टिकल 16 की बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्या करता है? ये कहता है नियुक्तियों के नौकरियों के बारे में इसको वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 में हमने बता दिया। आर्टिकल 15 में क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में समानता की बात कहता है आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 समानता की बात तो कहता है, तो क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार मतलब सरकारी नौकरियों के मामले में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्य के अंदर अगर कोई नियुक्ति निकलती है तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर मिलेंगे। समान अवसर का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, या किसी भी जाति का हो, सबके लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी नागरिक केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास इनमें से किसी के आधार के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के अयोग्य नहीं होगा। मतलब कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा नौकरियों में। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी दिया है। आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन क्या दिया गया है? आर्टिकल 16 का एक्सेप्शन दिया गया है कि सरकार चाहती है, अगर सरकार चाहे कि उस राज्य में किसी भी विशेष वर्ग के लिए वर्ग का नियुक्तियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकती है? वो वहाँ पर रिजर्वेशन कर सकती है। ये एक्सेप्शन है इसका। यहाँ पर समानता की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल उसमें ही क्या किया गया है कि सरकार चाहे तो उनके लिए क्या आरक्षण प्रदान कर सकती है। जैसे ST/ST के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है, OBC के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है, क्योंकि वो कमज़ोर वर्ग है। ठीक है, क्या है? वो कमज़ोर वर्ग है तो उनके लिए क्या कर सकती है? वो आरक्षण प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, जैसे कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए नौकरियों में 50% आरक्षण है, कुछ जगह 33% आरक्षण है। ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर अपने राज्य के निवासियों को क्या विशेष रिजर्वेशन प्रदान किया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है कि आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत मतलब कि छुआछूत, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। मतलब कि छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। इसके मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो नीची जाति का हो, उसको इस आधार पर किसी भी स्थान पर प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है। जैसे कि कुछ जगह होता है कि पहले देखता था कि नीची जाति के लोगों को स्कूल में पढ़ाने से रोका जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नीची जाति के थे। ठीक है, कुओं में पानी भरने से रोका जाता था, किसी सार्वजनिक स्थान पर मंदिर में जाने से रोका जाता था। लेकिन अब संविधान में ऐसा कर दिया गया है कि इसमें छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को छुआछूत के आधार पर किसी भी जगह से प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या छुआछूत को अंत किया गया है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का मतलब क्या है यहाँ पे कि राज्य, सेना एवं शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब कि राज्य किसी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं दे सकता है शिक्षा के अलावा और शिक्षा और सेना के अलावा। अगर किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति विदेशों से कोई भी उपहार लेता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगी। तो ये आर्टिकल्स कहता है कि उपाधियों का। आर्टिकल 16 के 17 क्या कहता है कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया गया था। लेकिन आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 में इसके बारे में वर्णन दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स 19 के बारे में। आर्टिकल्स 19, ठीक है, ये संविधान, मैंने आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार एक समानता का हो गया है। अब बात करते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा है? दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से लेकर 22 तक। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब
एक चीज़ मैं आप लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार को याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मैंने आप लोगों को वीडियो में पहले बताया था कि मैं हो सके तो जितना हो सके तो मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इन आर्टिकल्स को और मौलिक अधिकारों को समझाऊंगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक क्या कहती है कि बोलने से अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी। बोलने से अधिकार मतलब कि बोलने से, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल्स 19 क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता है। अपराध मतलब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध। आर्टिकल्स प्राण की, प्राण मतलब प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल्स 21 कहता है। और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल्स 21 का कहता है। और गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, आर्टिकल्स ये कौन सा कहता है 22। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल्स 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स 19 क्या कहता है, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। यह देखो आर्टिकल्स 19 से केवल भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर एक व्यक्तियों को अधिकार प्रदान होता है, एक नागरिकों का होता है। व्यक्ति का मतलब इसमें व्यक्ति में भारत के नागरिक भी आ जाते हैं और व्यक्ति मतलब विदेशी लोग भी आ जाते हैं। लेकिन नागरिक का मतलब होता है कि केवल और केवल भारत के व्यक्ति, भारत के नागरिकों को ये अधिकार प्रदान है। तो आर्टिकल्स 19 क्या है, भारत के नागरिकों को प्रदान किया गया है और ये अधिकार किसी से छीना नहीं जा सकता है। इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल्स 20 और 21 को क्या कर दिया जाता था, क्या समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल्स 19 में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, तो कितने प्रकार के क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स 19 में कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो आर्टिकल्स 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, तो आर्टिकल्स 19A, आर्टिकल्स 19B, C, D, E, F करके इसमें F के आप लोगों को डिटेल में बताया। तो आर्टिकल्स 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता और अव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता का मतलब क्या है और अव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का और अपनी बात को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार आर्टिकल्स 19A में दिया गया है। आर्टिकल्स 19B क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक और निरायुक्त सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। मतलब कि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक कहीं पर भी सभा कर सकता है और सम्मेलन कर सकता है। इसके लिए उसे सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लेना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले बेटा परमिशन। आर्टिकल्स 19C क्या कहता है, आर्टिकल 19C कहता है कि संघ एवं सोसाइटी बनाने का अधिकार, कि किसी व्यक्ति को संघ बना सकता है, सोसाइटी बना सकता है या कंपनी बना सकता है, तो ये अधिकार उसको प्रदान किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल्स 19D क्या कहता है, आर्टिकल्स 19D कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को भारत के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल्स 19E कहता है भारत के किसी भाग में निवास करने, बस जाने का अधिकार है। और आर्टिकल्स 19G कहता है कि भारत के किसी भी भाग में घूमना के अलावा क्या है, वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि 19D, E और F ये क्या है, ये वहाँ पर किसी भी राज्य में घूमने का अधिकार, निवास करने का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार है। एक में तो आप लोगों को घूमने का अधिकार दिया है, एक में आप लोगों को वहाँ पर बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, और एक में आप लोग वहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। 6 प्रकार की आप लोगों को आर्टिकल्स 19 में स्वतंत्रता दी है, ये आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स 20 के बारे में। आर्टिकल्स 20 क्या कहता है, आर्टिकल्स 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। मतलब समझ में आ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार जैसे चोरी करता है तो चोरी करने के लिए उसको एक बार ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक चोरी की है तो उसको 2 बार सज़ा दे दें। ठीक है, तो एक व्यक्ति को मतलब एक अपराध के लिए एक बार सज़ा प्रदान की जाएगी। अपराध करने के समय जो कानून बना है उसी कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी। जैसे कि उसने आज अपराध किया है और कल कोई दूसरा कानून बनता है, ठीक है, तो उसको आज या उसने 2 साल पहले जो अपराध किया है तो 2 साल पहले जो उस सज़ा, उस
अपराध के लिए जो सज़ा थी वही सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उसको आज जो कानून बनाया है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है। और तीसरा क्या है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर पुलिस वाला चाहे ज़बरदस्ती कि ये चाहे कि अगर इसको आपको झूठी गवाही देना है तो न्यायालय में वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि डंडे से पिटाई करके आप लोगों को आप झूठा अपराध जो किया नहीं है उसको कबूल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप उस टाइम पे बचने के लिए एक काम कर सकते हैं कि पुलिस वालों के सामने आप उस कानून को मतलब कि अपराध को कबूल कर लें पिटाई से बचने के लिए। लेकिन सुबह जाकर मतलब जब भी आप लोगों को न्यायालय में पेश किया जाएगा तो उस टाइम पे वहाँ पर जाकर ये बोल सकते हैं कि ये कानून ये तो मैंने क्या पुलिस वालों के ज़बरदस्ती फोर्स करने से मैंने स्वीकार किया, जबकि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। हमने अपने बयान दिया था थाने में उसको पलट सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? भारत के हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता, सम्मान से जीने का अधिकार है। मतलब समझ रहे हो? जीने का अधिकार है। मतलब क्या है यहाँ पर? तो एक मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें बता देता हूँ कि देखो आर्टिकल 21 के बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसलों के द्वारा अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया है। और निजता और स्वतंत्रता मतलब कि कौन कौन सी स्वतंत्रता होंगे, कौन कौन सी स्वतंत्रता हो सकती है कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति को विदेश में घूमने यात्रा करने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति विदेश में यात्रा कर सकता है तो इसको स्वतंत्रता हो सकती है। और मानव को अपने गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसको भोजन प्राप्त करने का अधिकार है और उसको चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये उसको आर्टिकल 21 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि उसको क्या स्वतंत्रता दी गई कि उसको सही तरीके से जीने का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को एकांत बताया एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो ऐसे में एकांत का अधिकार, एकांत का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे एकांत में रहना है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति प्रेमी जोड़ा किसी होटल में रहता है, ठीक है, कोई व्यक्ति और कोई प्रेमी जोड़ा होटल में रहता है और शांतिपूर्वक रहता है, ठीक है, तो उससे कोई भी पुलिस वाला आकर उसके अधिकार को नहीं छीन सकता, ना उसको डरा सकता है। ठीक है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आप अपने किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ होटल में रहते हैं, ठीक है, शांतिपूर्वक रख रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला आता है, पुलिस वाले आते हैं और उसको डराते धमकाते हैं। तो आर्टिकल 21 आप लोगों को स्पष्ट कह सकता है कि उन्हें अपनी प्राइवेसी बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आप कह सकते हैं कि आपको आर्टिकल 21 के तहत कोई भी धमका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता है। बस आप लोगों की एक कंडीशन होना चाहिए कि आप लोग नाबालिग ना हो, आपकी एज उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है आर्टिकल 21 में। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। और यदि कोई पुलिस वाला ऐसा करता है, आपको डरा धमकाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या की जाएगी? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई व्यक्ति आप कहीं पर भी स्टे कर रहे हैं, अगर आपको कोई परेशान करता है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है यहाँ पर। और आर्टिकल 21 के तहत आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अब आर्टिकल 21 में एक आर्टिकल को जोड़ दिया गया है, उसमें क्या किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को, 6 साल से 14 साल की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं थी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि खाने की स्वतंत्रता, उसको चिकित्सा की स्वतंत्रता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 21 में दी हैं। आर्टिकल 21 में क्या दिया है आप लोगों को बता दिया कि 14 साल की निःशुल्क शिक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पर्सनली इंपॉर्टेंट है। हिरासत में लेने मतलब कि कोई व्यक्ति को अगर कोई पुलिस वाला हिरासत में लेता है तो उसे उसके लिए पहले बताना पड़ेगा कि आपने किस लिए हिरासत में लिया है। ठीक है। इसे 2 सिद्धिकत कर। ठीक है। और क्या है 24 घंटे के अंदर, जैसे कि आपको किसी व्यक्ति पुलिस वाले ने थाने में बंद किया है तो 24 घंटे से ज़्यादा वो आपको नहीं रख सकता है। अब यहाँ पर 24 घंटे कौन से हो सकते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मान के चलिए आपका न्यायालय 500 किलोमीटर दूर है और आप थाने में हैं, ठीक है, तो आपको यात्रा का समय छोड़कर
जो यात्रा में जो समय लगेगा वहाँ से वहाँ तक जाने में, थाने से लेकर कोर्ट तक जाने में यात्रा के समय को छोड़कर केवल 24 घंटे से ज़्यादा कोई भी किसी व्यक्ति को थाने में नहीं रख सकता। 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करने जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद का वकील से सलाह लेने का अधिकार है, समझ रहे हो। तो यहाँ तक और हिरासत का बताना पड़ेगा, आप लोगों को समझ में आ गया। तो आर्टिकल्स 22 कहता है। अब आर्टिकल्स 23 में क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। आर्टिकल्स 23 और 24 कहते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा। मानव का बाल श्रम का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यापार मतलब किसी व्यक्ति को कहीं पर भी बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। और उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है। क्या नहीं कराया जा सकता है, बाल श्रम मतलब कि नहीं कराया जा सकता है। बेगारी समझ तो मजदूरी नहीं, बिना उसके मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कितना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों और किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। ये उसके अधिकारों का हनन है, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको काम में, जोखिम भरे कामों में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, वरना उसके आर्टिकल्स क्या है 24 का ये हनन माना जाएगा, ठीक है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 में 6 प्रकार के आप लोगों का अधिकार हैं, तो उसमें से एक अधिकार कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की, और देखो यहाँ पर क्या कहने का मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, चाहे वो कोई धर्म अपनाए, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, चाहे वो हिंदू बने या मुस्लिम बने, तो ये उसको खुद का अधिकार है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक किसी भी धर्म को परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, वरना ये उसके अधिकारों का हनन होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि एक चीज़ जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी देवी देवता पे पशुओं की या मानवों की बलि दी जाती है, तो ये क्या है, ये अधिकार उनको ऐसी अनुमति नहीं प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति या पशु की बलि नहीं दी जा सकती है। ये उसके क्या होगा, आर्टिकल्स 25 का हनन होगा, ठीक है। किसका हनन होगा, ये उसके आर्टिकल्स 25 का हनन होगा, ठीक है। आर्टिकल 27 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 आप लोगों का कहता है इसकी किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या सांप्रदायिक प्रचार रखरखाव के लिए किसी विशेष प्रकार के करों को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म के लिए कोई किसी प्रकार का टैक्स भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था जो पूरी तरीके से राज्य के धन से संचालित है उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। मतलब क्या है कि कोई भी संस्था अगर राज्य के पैसे से पोषित चल रही है तो उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं दे सकती, जैसे कि क्योंकि तो अलग अलग धर्म है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे कि राज्य के से चल रही है तो किसी विशेष धर्म के लिए वो कोई आदेश निकाले, ठीक है। तो आर्टिकल्स कहता है। अब आर्टिकल्स 29-30 की बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, ठीक है। जनरली ये अधिकार क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बात करते हैं। तो आर्टिकल्स 29 की बात करते हैं तो ये अल्पसंख्यकों के क्या करता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, 29 और 30, ठीक है। तो आर्टिकल्स 29 ये क्या कहता है, आर्टिकल्स 19 ये कहता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों को किसी विशेष वर्ग को जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा, लिपि है अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। मान के चलेगा जैसे कि कोई धर्म है या कोई अल्पसंख्यक है जैसे कि फारसी है, तो उस फारसी के लोगों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने का पूर्ण अधिकार है, अपनी संस्कृति को मानने का, उसकी अपनी भाषा को मानने का पूर्ण अधिकार है। आर्टिकल्स 29 भी कहता है कि राज्य के द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थाओं, उसमें सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में से किसी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म या भाषा के आधार पर प्रवेश करने से मना नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या कहता है यहाँ पर, मतलब ये कहता है कि
राज्य सरकार के द्वारा कोई भी शैक्षणिक संस्था चला रहा है, मतलब कि कोई कॉलेज चलाया जा रहा है, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, तो उसमें इस आधार पर उनको प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है कि आप हिंदू धर्म के हो या आप मुस्लिम धर्म के हो या सिख धर्म के हो, ठीक है। ये सभी धर्मों के राज्य के द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई जा रही हैं वो सभी धर्मों के लिए चलाई जा रही हैं, उसमें किसी विशेष धर्म को यह सोचकर नहीं रोका जा सकता है कि आप इस विशेष धर्म के हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स 30 कहता है, ठीक है, क्या कहता है, ये आर्टिकल्स 30 आपको इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सॉरी, आर्टिकल 29 कहता है, 30 नहीं, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। किसको? अल्पसंख्यकों का अधिकार है। देखिए आर्टिकल्स 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया, लेकिन आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों, आर्टिकल 30 को शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 30 को क्या कहा जाता है? शिक्षा अधिकारों का चार्टर भी कहा जाता है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, अब देखो अल्पसंख्यक कौन से हैं, किस आधार पर अल्पसंख्यक आप किसको मानेंगे? धार्मिक और केवल भाषा के आधार पर उसको अल्पसंख्यक मानेंगे। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब कि जैसे कि कोई हिंदू मुस्लिम धर्म चाहता है कि अपने भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अलग से कोई संस्था बनाए, तो उनको ये स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 30 भी कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि किसी अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। मतलब कि राज्य अगर सहायता प्रदान कर रहा है तो सभी संस्थाओं को समान सहायता प्रदान करेगा, उनको इस आधार पर नहीं करेगा कि ये किसी विशेष धर्म के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आर्टिकल्स 32 की बात करते हैं। आर्टिकल्स 32 क्या कहता है? आर्टिकल्स 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अधिकार हम लोगों ने दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए, तो उन अधिकारों की सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? तो आर्टिकल्स 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये है कि आर्टिकल्स 32 जो अधिकार प्रदान किए गए मौलिक अधिकार उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसके लिए भारतीय संविधान में 5 रिट प्रदान की गई हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार रक्षा, ठीक है। इन 5 रिट जब किसी व्यक्ति, देखो ये रिट कौन जारी करता है? ये रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार इनको मिला है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों को आज मैंने पॉलिटी का पढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनके जितने एग्जाम में MCQ आए हैं उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लाऊंगा इसको मौलिक अधिकारों का MCQ टॉप 50 क्वेश्चन हम इसमें डालने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।